आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ करेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम करने लगे हैं। देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या है। इस एमसीक्यू में कह वो ये रहा है कि कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ ये बाउंडेड हो, इंक्रीजिंग हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो इसकी, या इट हैज़ ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस या इसकी डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस हो। कॉची सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की बात हो रही है, क्या वो बाउंडेडनेस से रिलेटेड है, क्या वो उसके इंक्रीजिंग होने से रिलेटेड है, क्या वो उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिलने पे रिलेट करती है या डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस पे रिलेट करती है। इससे रिलेटेड एक रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था कि कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद हो, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद हो। और ये वाली स्टेटमेंट बात कर रहा है, ये वाली स्टेटमेंट है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये बाउंडेड हो, कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, लेकिन कॉची सीक्वेंस के बाउंडेड होने से ये नतीजा नहीं निकलता कि वो क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। इसके लिए हम एग्जांपल देख चुके हुए हैं कि 1/n जो है ये कॉची सीक्वेंस है। अगर हम इसको डिस्कस करें इन ओपन इंटरवल 0-1 तो ये कॉची सीक्वेंस है, ये बाउंडेड भी है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कॉची सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म जो है यानी टर्म नंबर n+1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू टर्म नंबर n है। जब भी सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो तो हम कहते हैं वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन कॉची सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग हो तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी, इस बात का कोई हमारे पास प्रूफ मौजूद नहीं है, यानी ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती। आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो कॉची सीक्वेंसेस होंगी जो इंक्रीजिंग होंगी लेकिन जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होंगी। और डी पार्ट है इफ इट हैज अ डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस हो और उसकी डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस मिले तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी, इसका भी कोई हमारे पास रिलेशन मौजूद नहीं है। इसके लिए भी हमें काउंटर एग्जांपल मिल सकती है। आप ढूंढेंगे पार्ट बी और पार्ट डी के लिए काउंटर एग्जांपल्स, अगर आपको नहीं मिलेंगी तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे लिए जो ट्रू रिजल्ट है वो इस क्वेश्चन की ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। इस एमसीक्यू में कह वो ये रहा है कि 1-1-1 सब सीक्वेंस है एक कॉची सीक्वेंस की। क्या जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, क्या जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, क्या जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है, या बोथ ए एंड बी। सीक्वेंस कॉची है, हमें मालूम है कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, तो बाउंडेड वाली बात तो ट्रू है। इसकी एक सब सीक्वेंस हमें दी हुई है 1-1-1 एंड सो ऑन। ये जो सब सीक्वेंस हमें दी हुई है ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दी हुई है। क्या कॉची सीक्वेंस और उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस में कोई रिलेशन मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में भी देखा है कि एक कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है अगर हमें इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। हमारे पास xn कॉची सीक्वेंस है, हमें इसकी एक सब सीक्वेंस दी हुई है, ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कॉची सीक्वेंस की अगर हमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई है तो इसका मतलब है वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ऑप्शन ए भी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू नहीं है। क्योंकि हमें कॉची सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई है इसलिए कॉची सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं है। कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, कॉची सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए तो वो कन्वर्जेंट होती है। ऑप्शन ए भी ट्रू है, ऑप्शन बी भी ट्रू है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है, जिसमें कहा यह गया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ट्रू है। और इस एमसीक्यू में बात वो कर रहा है कि मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होगी अगर, मैट्रिक्स स्पेस कब कंप्लीट होगी, अगर
एवरी कॉची सीक्वेंस इन इट इज बाउंडेड, इसमें मौजूद हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड हो, हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, एवरी कॉची सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो। इस वक्त वो बात कर रहा है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की रिलेशन उसकी कॉची सीक्वेंस की कन्वर्जेंट होने के साथ, कॉची सीक्वेंस के बाउंडेड होने के साथ एक्सेट्रा। बेसिकली वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछ रहा है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जो है वो हमने देखी थी कि एक मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कहते हैं अगर इसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगी अगर उसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगी अगर इसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। ऑप्शन बी जो है वो हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। और इस एमसीक्यू में वो हमको कह के रहा है कि अगर एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट देन मैट्रिक स्पेस इज, मैट्रिक स्पेस में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो क्या वो मैट्रिक स्पेस बाउंडेड होगी, क्या वो मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होगी, क्या वो मैट्रिक स्पेस फाइनाइट होगी, क्या वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगी। एक दफा फिर डेफिनेशन है किसकी, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। आप देख चुके हैं कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कौन सी होती है, जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अगर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो क्या मैट्रिक स्पेस बाउंडेड होती है? मैट्रिक स्पेस का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। आर हमें मालूम है उसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है लेकिन आर बाउंडेड नहीं है। क्या वो मैट्रिक स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो क्या वो सेपरेबल होती है? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए भी हमें काउंटर एग्जांपल्स मिल सकती हैं। और क्या वो फाइनाइट होती है? फाइनाइट के लिए तो हमने अभी एग्जांपल जो देखी है कि R जो है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, R में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है लेकिन वो फाइनाइट नहीं है। ऑप्शन सी के लिए क्या काउंटर एग्जांपल है ये आपने ढूंढनी है और मेरे साथ डिस्कस करना है। इस वक्त करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। देखते हैं कि इस एमसीक्यू में वो हमसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस? कौन सी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट है? इसमें दो तरह की मैट्रिक स्पेसेस हैं, बल्कि इसमें सारी मैट्रिक स्पेसेस जो हैं वो आर की सब स्पेसेस हैं। सारी मैट्रिक स्पेसेस आर की सब स्पेसेस हैं। मैट्रिक स्पेस की सब स्पेस कब कंप्लीट होती है, इससे रिलेटेड हमने एक रिजल्ट देखा था कि सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ क्लोज सेट। एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की सब स्पेस कंप्लीट होगी अगर वो क्लोज सबसेट हो। आर की सब स्पेसेस हैं ऑप्शन में। आर हमें मालूम है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, तो इसकी कौन सी सब स्पेस यहां पर कंप्लीट होगी जो इनमें से क्लोज सेट है? 0-1 क्लोज इंटरवल हमें मालूम है ये क्लोज सेट है, तो यही इस वक्त कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। 0-1 ओपन इंटरवल ये आर के अंदर ओपन सेट होता है, क्लोज सेट नहीं होता। इसके दो लिमिट पॉइंट 0 और 1 ऐसे हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये जो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। क्यू भी आर के अंदर क्लोज सेट नहीं है। क्यू का क्लोजर जो है वो आर के इक्वल है। सेट क्लोज उस वक्त होता है जब उसका क्लोजर उसके ही इक्वल आ जाए। क्यू क्लोज नहीं है, क्यू आर की सब स्पेस है, लेकिन चूंकि ये क्लोज नहीं है इसलिए ये भी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। क्यू का कंप्लीमेंट भी क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट का क्लोजर लें तो हमें याद है वो आर के इक्वल होता है, और इसका मतलब हुआ कि क्यू का कंप्लीमेंट क्लोज सेट नहीं है। और अगर ये क्लोज सेट नहीं है तो ये आर की सब स्पेस के तौर पे एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। किसी भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की जो सब स्पेस है वो उस वक्त कंप्लीट होती है जब वो एक क्लोज सेट हो। तो हमारे पास इस वक्त ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे पूछ ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा यह था कि कौन सी कंप्लीट है, इस दफा पूछ रहा है कौन सी कंप्लीट नहीं है। इस दफा कुछ मैट्रिक स्पेसेस हैं और एक सब स्पेस है। मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हमें पता है वो होती है जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। हमने कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस की एग्जांपल्स देखी थी, लिखी थी कि कौन कौन सी मैट्रिक स्पेसेस हमारे पास कंप्लीट होती हैं।
आर, आर एन, सी एन, सी ए बी, एल इन्फिनिटी, एल पी, ये सारी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। और कोई सब स्पेस कब कंप्लीट होती है, वो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि सब स्पेस उस वक्त कंप्लीट होती है जब वो क्लोज्ड हो। यहां पर सी ए बी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, एल इन्फिनिटी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, एन आर का सबसेट है, यानी एन जो है वो आर की एक सब स्पेस है। ये कंप्लीट हो सकती है, कब कंप्लीट हो सकती है, अगर ये क्लोज्ड हो। एन का क्लोजर निकालें, किसके इक्वल है, एन का क्लोजर निकालें तो वो एन के इक्वल ही है, यानी ये क्लोज सेट है, ये भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी तीनों कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, जबकि वो पूछ रहा था वो मैट्रिक्स स्पेस बताएं जो कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कोई मैट्रिक्स स्पेस भी ऐसी नहीं है जो कंप्लीट ना हो, ये तीनों ही कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। और इस एमसीक्यू में कह वो ये रहा है कि a subspace of a complete matrix space is complete if and only if it is। मैट्रिक्स स्पेस की सबस्पेस कंप्लीट होगी if and only if it is ओपन हो, क्लोज्ड हो, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हो या सेपरेबल हो। और हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की सबस्पेस कंप्लीट होती है if and only if it is a closed set। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट हो, उसकी सब स्पेस जो है वो कंप्लीट होगी अगर वो क्लोज्ड हो। अगर वो ओपन हो तो हमने एग्जांपल देखी हुई है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि कंप्लीट हो। 1/n जो है वो सीक्वेंस है कौन से सेट में, 0 से 1, 0 ओपन 1 क्लोज्ड में। ये 0 1 सेट जो है हमने लिया, ये क्लोज नहीं है, आप इसको ओपन भी ले सकते हैं 0 से 1, और सीक्वेंस 1/n की बजाय आप 1/n+1 ले सकते हैं। ये सीक्वेंस ओपन इंटरवल में मौजूद है, ये सीक्वेंस इस स्पेस में कन्वर्जेंट नहीं है, यानी ओपन हो, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की सब स्पेस ओपन हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो। ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सेपरेबल स्पेस का और कंप्लीट स्पेस का आपस में कोई रिलेशन मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि इस एमसीक्यू में वो हमको कह ये रहा है कि अगर A एक मैट्रिक्स स्पेस XD का सबसेट हो, XN एक सीक्वेंस हो A में, और जो सीक्वेंस XN है वो एक नंबर X को कन्वर्ट करे। सीक्वेंस XN है मैट्रिक्स स्पेस X के अंदर, बल्कि मैट्रिक्स स्पेस के एक सबसेट A के अंदर ये सीक्वेंस है। A मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है और उसमें एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस XN एक नंबर X को कन्वर्ज कर रही है, और ये जिस नंबर X को कन्वर्ज कर रही है वो A में नहीं है, वो A में नहीं है, वो A के कंप्लीमेंट में है। कहाँ है, A के कंप्लीमेंट में। उसने कहा X माइनस A में है। वो नंबर X जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वो इंटीरियर पॉइंट होगा A का, वो X आइसोलेटेड पॉइंट होगा सेट A का, वो X सेट A का लिमिट पॉइंट होगा, या एक्सटीरियर पॉइंट होगा सेट A का। क्या ख्याल है, वो जो X है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के लिए रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो A में मौजूद होता है, जबकि यहाँ पे जिस X की बात हो रही है वो A में मौजूद नहीं है। वो X आइसोलेटेड पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट भी कहाँ होता है, सेट A के अंदर होता है। वो एक्सटीरियर पॉइंट हो सकता है सेट A का, और वो सेट A का लिमिट पॉइंट भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एक रिजल्ट है कि ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस X में X A का लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ आपको एक सीक्वेंस मिल जाए A के अंदर जो X को कन्वर्ज कर रही हो। अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए XN जो X को कन्वर्ज कर रही हो तो वो X जो है वो A का लिमिट पॉइंट होगा। इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी कहते हैं कि X A क्लोजर में होगा इफ एंड ओनली इफ आपको एक सीक्वेंस मिल जाए जो X को कन्वर्ज कर रही हो। क्योंकि XN हमारे पास X को कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो इसका मतलब है X A के ड्राइव सेट में मौजूद है, X
सेट ए का लिमिट पॉइंट है। ऑप्शन सी जो है वो हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी में एक्सटीरियर पॉइंट हो भी सकता है, एक्सटीरियर पॉइंट नहीं भी हो सकता। क्या ख्याल है आपका? एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक्सटीरियर पॉइंट? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप ओपन बार SRX बनाएंगे वो सारा का सारा ए के कंप्लीमेंट में आएगा, जबकि हमारे पास जो SRX बन रहे हैं उनमें XN आ रहे हैं जो कि ए के अंदर मौजूद है, क्योंकि सीक्वेंस XN जो है वो ए में है। जब हम कहते हैं कि सीक्वेंस XN X को कन्वर्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है DXN और X जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। और अगर XN का X से D एप्सिलॉन से लेस है तो आप कह ये सकते हैं कि ये XN कहाँ मौजूद है? S एप्सिलॉन X में मौजूद है, उस ओपन बार में मौजूद है जिसका सेंटर X और रेडियस एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी एप्सिलॉन लेंगे, जितना मर्जी रेडियस लेंगे, जब भी SRX बनाएंगे उसमें ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जबकि एक्सटीरियर पॉइंट के लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि SRX सारा का सारा ए कंप्लीमेंट में हो, ए में ना हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर X इसकी लिमिट है सीक्वेंस XN की, तो X के करीब सीक्वेंस के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब भी आप S एप्सिलॉन X या SRX बनाते हैं उसमें सीक्वेंस के एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेट A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये X एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस वक्त ऑप्शन नंबर सी है। और इस MCQ में वो हमसे कह ये रहा है कि A मैट्रिक्स स्पेस XD का सबसेट है, XN सीक्वेंस है, A में XN एक पॉइंट X को कन्वर्ज कर रही है, वो पॉइंट X जो है वो सेट A में मौजूद नहीं है। सीक्वेंस XN X को कन्वर्ज कर रही है, ये X A में मौजूद नहीं है। ये X जो है वो A के कंप्लीमेंट में है, X माइनस A में है। बिल्कुल वही स्टेटमेंट है एग्जैक्टली जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। हमने देखा ये था कि इसका मतलब है X सेट A का लिमिट पॉइंट है। और ऑप्शंस देखते हैं। X इंटीरियर पॉइंट है A का, हमने पिछली दफा भी कहा था कि X इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट सेट में होता है। X एक्सटीरियर पॉइंट है, हमने डिटेल से देख लिया प्रीवियस MCQ में कि एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता। X आइसोलेटेड पॉइंट है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि X A में हो। क्या X बाउंड्री पॉइंट है? बाउंड्री पॉइंट सोच लेते हैं है या नहीं है। इस दफा X लिमिट पॉइंट है, ये तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। अगर X लिमिट पॉइंट ऑप्शन में मौजूद होता तो वो हमारी ऑब्वियसली सिलेक्शन थी उस थ्योरम के मुताबिक, उस रिजल्ट के मुताबिक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। बाउंड्री पॉइंट कब होता है? हम कहते हैं कि X जो है वो सेट A का बाउंड्री पॉइंट है। कब सेट A का बाउंड्री पॉइंट होता है? जब भी आप SRX बनाएं, SRX A के साथ भी इंटरसेक्ट करे और SRX जो है वो A के कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करे। हर पॉजिटिव R के लिए SRX का A के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो और SRX का A के कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो। SRX का A के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि XN जो सेट A में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो जरूर कॉमन आ जाते हैं SRX और A के इंटरसेक्शन में। और SRX A के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि X जो है वो कहाँ मौजूद है? A के कंप्लीमेंट में मौजूद है। X A के कंप्लीमेंट में मौजूद है, X ओपन बार SRX में मौजूद है, तो SRX और A के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। बाउंड्री पॉइंट के लिए यही रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसका मतलब है जो X है इस वक्त वो सेट A का बाउंड्री पॉइंट है। हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और इस MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस? कौन सी मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट है? यहाँ पर कुछ सब स्पेसेस की बात हो रही है। Q डैश और 0 1 मैट्रिक्स स्पेस R की सब स्पेसेस हैं और एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की बात हो रही है Q D नॉट की। हमने देखा था कि हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमेशा कंप्लीट होती है और हमने देखा था कि सब स्पेस उस वक्त कंप्लीट होती है जब वो क्लोज्ड हो। हमारे पास Q कंप्लीमेंट देख चुके पहले भी, ये क्लोज नहीं है, ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है।
क्यू आर में क्लोज नहीं है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। 0 1 ओपन इंटरवल आर में क्लोज नहीं है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। क्यू डी नॉट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमेशा कंप्लीट होती है। जब भी इसमें कोई कॉची सीक्वेंस हो, वो कॉची सीक्वेंस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में कुछ टर्म्स के बाद कांस्टेंट में तब्दील हो जाती है और कुछ टर्म्स के बाद कांस्टेंट में तब्दील हो जाने का मतलब है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमेशा कंप्लीट होगी। ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। और अब जो हम MCQ करने लगे हैं उसमें पूछ ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस। कौन सी सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस नहीं है? R 0 1 क्लोज इंटरवल, Q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स या डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस C D नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस कहते किसको हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस X को सेपरेबल कहते हैं अगर आपको इसका एक काउंटेबल डेंस सेट मिल जाए, एक ऐसा सेट मिल जाए जो काउंटेबल हो और जो डेंस हो। काउंटेबल का मतलब होता है जो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो। हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ये काउंटेबल हैं। इरैशनल नंबर्स काउंटेबल नहीं है, रियल नंबर्स का सेट काउंटेबल नहीं है, कोई भी रियल लाइन का इंटरवल जो है वो काउंटेबल नहीं है, रियल नंबर्स से बड़े सेट्स भी काउंटेबल नहीं है। और डेंस सेट किसको कहते हैं? ऐसे सेट को डेंस कहते हैं अगर A जो है वो X का सबसेट हो और A का क्लोजर X के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये A जो है वो डेंस सेट है। तो सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस हम उसको कहेंगे जिसके लिए हमें एक काउंटेबल सेट मिल जाए जो डेंस हो। क्या R सेपरेबल है? R के लिए हमें एक सबसेट Q मिल जाता है। Q जो है वो कैसा सेट है? Q काउंटेबल सेट है, Q डेंस भी है, यानी हमें R का एक काउंटेबल डेंस सेट मिल गया तो ये एक सेपरेबल स्पेस है। क्वेश्चन में उसने पूछा ये है कि कौन सी सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। R तो सेपरेबल है, इसका मतलब है R नॉट सेपरेबल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक और रिजल्ट याद रहे कि अगर आपके पास X एक सेपरेबल स्पेस हो, X क्या हो? एक सेपरेबल स्पेस हो, आप इसकी कोई भी सब स्पेस ले लें वो भी सेपरेबल होगी। Y X की सब स्पेस है तो Y जो है वो सेपरेबल है। अगर X सेपरेबल है तो उसकी हर सब स्पेस सेपरेबल है। R सेपरेबल है तो ये दो इस R की सब स्पेसेस हैं, ये दोनों भी सेपरेबल हैं, यानी नॉट सेपरेबल की कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी ट्रू ऑप्शंस नहीं है। और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है C, क्या ये सेपरेबल होगी? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस जो है एक ही सूरत में सेपरेबल हो सकती है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस खुद काउंटेबल हो। अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस खुद काउंटेबल ना हो तो वो कभी भी सेपरेबल नहीं हो सकती। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल। क्या C काउंटेबल सेट है? C काउंटेबल सेट नहीं है। C काउंटेबल सेट नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस सिर्फ उस वक्त सेपरेबल होती है जब वो काउंटेबल हो, तो इसका मतलब है ये C जो है ये एज ए डी नॉट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ये सेपरेबल स्पेस नहीं है। ऑप्शन C जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। और आज का लास्ट MCQ, इस MCQ में वो हमसे कह ये रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने इन स्टेटमेंट में से उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्या ख्याल है? ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। क्या हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है? पहला है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दूसरा है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है, तीसरा है हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और चौथी ऑप्शन है सब सीक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। हमें जो स्टेटमेंट याद है वो ये है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉची होती है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, हम इसकी एग्जांपल देख चुके हुए हैं कि 1/n जो है वो
0 1 सेट के अंदर कॉशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, इसकी एग्जांपल भी आप देख चुके हैं। -1 की पावर n जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, इसकी भी काउंटर एग्जांपल देख चुके हैं आप कि -1/n डाइवर्जेंट सीक्वेंस है लेकिन इसकी आपको सब सीक्वेंसेस मिल जाती हैं जो कि कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन ए, सी और डी के लिए आपके पास काउंटर एग्जांपल मौजूद हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, यही इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें पढ़ते रहेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करते रहेंगे आने वाले दिनों में।